रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो थोड़ी आवाजें। आज है 6 मई दिन बुधवार। आप अभिनव श्रीवास्तव से सुन रहे हैं खिड़की इंटरनेशनल बुलेटिन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर की अहम खबरें। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही खिड़की के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुन रहे हैं। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। अमेरिका में कोरोना वायरस के भयानक प्रकोप के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस कोरोना वायरस टास्क फोर्स को समेट रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद अर्थव्यवस्था को दोबारा से खोलने पर ध्यान केंद्रित करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से यह कदम तब उठाया जा रहा है जबकि एक शोध के अनुसार अमेरिका में 1,35,000 से अधिक लोगों के मरने की आशंका है। एक रिपोर्ट के साथ हैं हमारे सहयोगी आशीष भारद्वाज। अमेरिका में कोरोना वायरस के भयानक प्रकोप के बीच व्हाइट हाउस की कोरोना वायरस टास्क फोर्स को भंग किया जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस, जो कि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने बताया कि अगले कुछ हफ्तों में इस टास्क फोर्स को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप से किस तरह निपटना है, इसका ख्याल अब संघीय संस्थाएं रखेंगी। इधर बीते हफ्तों में पहली बार वॉशिंगटन डीसी से बाहर निकले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स को समेटे जाने के कदम को सही बताते हुए कहा कि अमेरिका को अगले 5 सालों के लिए बंद नहीं रखा जा सकता। ट्रंप चुनाव कैंपेन के सिलसिले में एरिजोना की एक मास्क फैक्ट्री में गए हुए थे, जहां उन्होंने प्रेस से बात करते हुए कहा, As far as the task force, Mike Pence and the task force have done a great job, but we're now looking at a little bit of a different form. माइक पेंस और टास्क फोर्स ने गजब का काम किया है, लेकिन अब हम एक अलग किस्म के तरीके के बारे में सोच रहे हैं, और यह तरीका है सुरक्षा और खोलने के बारे में, और शायद इसके लिए हमें एक अलग ग्रुप सेटअप करना होगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि टास्क फोर्स को भंग किए जाने के बाद भी अमेरिका में संक्रामक रोगों के सबसे अनुभवी व्यक्ति और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज के प्रमुख डॉक्टर एंथोनी फॉजी और टास्क फोर्स के एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति डॉक्टर डेबोरा ब्रिक्स एक सलाहकार के बतौर बरकरार रहेंगे। इधर यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रिक्स एंड एवोल्यूशन यानी IHME ने मंगलवार को ही अपने नए अध्ययन के मुताबिक ये आशंका जताई है कि अमेरिका में कोरोना वायरस के प्रकोप से इस साल अगस्त तक लगभग 1,35,000 लोग मारे जाएंगे। शोधकर्ताओं का कहना है कि इसकी वजह सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपनाए गए कदमों में दी जा रही रियायतें हैं। नोवल कोरोना वायरस से अमेरिका में अब तक 12 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं और 72,284 लोग मारे जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए एहतियात के तौर पर अपनाए गए लॉकडाउन से वैश्विक अर्थव्यवस्था को खासा नुकसान झेलना पड़ा है। अधिकतर सरकारों का रुख अब कोरोना वायरस के संक्रमण का जोखिम उठाते हुए लॉकडाउन में रियायत देने और व्यापारिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने की ओर है। हालांकि संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य वैश्विक संस्थाएं चेतावनी दे रही हैं कि जब तक कोरोना का टीका तैयार नहीं होता, सोशल डिस्टेंसिंग के तरीकों में रियायत देना खतरनाक साबित हो सकता है। रिपोर्ट सुना रहे थे आशीष भारद्वाज। इधर हूथी विद्रोहियों के कब्जे वाले उत्तरी यमन के इलाके में पहला कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कोरोना से संक्रमित सोमाली का एक नागरिक सना शहर के एक होटल में मृत पाया गया है। हूथी स्वास्थ्य मंत्री ताहा अल मुतवकिल ने स्थानीय अल मसीराह टीवी से बात करते हुए इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि उन्हें जब इस बारे में रिपोर्ट मिली कि सना शहर में एक व्यक्ति एक होटल में मृत पाया गया है, तो हमने तुरंत वहां एक विशेषज्ञों की टीम भेजी। उसकी कोरोना जांच की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इधर यमन के दक्षिणी हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने बताया है कि वहां भी संक्रमण के 9 नए मामले सामने आए हैं। यमन में अब तक कुल 21 लोगों को संक्रमण दर्ज किया गया है और 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। गृह युद्ध के बीच बटे यमन में कोरोना वायरस को एक नई चुनौती की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि अरब देशों में यमन सबसे गरीब देश है और गृह युद्ध की चपेट में होने से यहाँ आर्थिक गतिविधियां लगातार बाधित हैं। इसके अलावा अफ्रीकी देशों से भुखमरी और हिंसा की चपेट में आने वाले लोगों का अमीर गल्फ देशों की ओर होने वाला पलायन इस देश से होकर गुजरता है, जिसका अतिरिक्त भार यमन को झेलना पड़ता है। यह कार्यक्रम आप खिड़की.com के साथ ही
खिड़की के YouTube चैनल, Facebook पेज और WhatsApp ग्रुप में भी सुन रहे हैं और मैं हूं अभिनव श्रीवास्तव। इधर अमेरिका और ब्रिटेन ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा व्यापार वार्ता शुरू की। दोनों देश कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से जूझ रहे हैं और उनका लक्ष्य घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देने का है। यह वार्ता 2020 में अमेरिका की पहली नई व्यापार वार्ता होगी। यह ऐसे समय में हो रही है जब ब्रिटेन यूरोपीय संघ के साथ 1 साल की समय सीमा में व्यापार की शर्तों को पूरा करने पर भी काम कर रहा है। माना जा रहा है कि इस समय ट्रंप प्रशासन आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन से स्थानांतरित करने के प्रयास कर रहा है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि मौजूदा माहौल में इस वार्ता से कुछ भी हासिल होने की संभावना बहुत कम है। उनका यह भी मानना है कि अगर इस व्यापार वार्ता से यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच चल रही बातचीत पर असर पड़ा तो इसके नतीजे उल्टे ही होंगे। गौर करने वाली बात है कि ब्रिटेन पहले ही अमेरिकी खाद्य और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा को लेकर संवेदनशील रहा है। अगर ट्रंप इस साल होने जा रहा राष्ट्रपति चुनाव हार जाते हैं तो इस व्यापार वार्ता का कोई सार्थक नतीजा नहीं निकलेगा। चलते हैं अगली खबर की ओर। केन्या के विदेश मंत्रालय ने हाल में सोमालिया में हुए उस विमान हादसे की जांच की मांग की है जिसके चलते कोरोना महामारी से लड़ने में मदद के मकसद से गया उसका विमान कथित रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें बैठे 6 लोगों की मौत हो गई। मानव सहायता मिशन पर निकला यह विमान सोमवार की दोपहर दक्षिणी सोमालिया के बार्डले जिले में लैंड करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए चिकित्सकीय राहत सामग्री भी भेजी गई थी। केन्या ने सोमालिया सरकार से इस हादसे की जांच का अनुरोध करते हुए कहा है कि इस तरह के हादसों से मानव अभियानों पर असर पड़ेगा। उसने जोड़ा कि विमान किन परिस्थितियों में हादसे का शिकार हुआ यह भी अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में बताया है कि सीरिया में पिछले साल मार्च में हुए सीज फायर के बाद से कई हजार लोग अपने नष्ट हुए घरों की ओर लौट रहे हैं। इस साल मार्च में रूस और तुर्की समर्थक विद्रोहियों ने इदलिब प्रांत में संघर्ष विराम की घोषणा कर दी थी। हालांकि इसके बाद सीरियाई सरकार ने इदलिब में विद्रोहियों पर कार्रवाई की थी जिसमें दर्जनों नागरिक और विद्रोहियों की मौत हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि अकेले सीरिया में साल 2019 में लगभग 1.9 मिलियन लोग विस्थापित हुए, जो किसी भी देश में साल 2019 में विस्थापित हुए लोगों की संख्या के लिहाज से सबसे ज्यादा है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अपने नष्ट हुए घरों की ओर लौट रहे अधिकांश लोगों को यह उम्मीद है कि वह यहाँ शरणार्थी शिविरों के मुकाबले अच्छी तरह रह सकेंगे। अब एक नजर दुनिया भर में कोरोना संक्रमण पर। worldometers.info की वेबसाइट के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की तादाद 37,47,313 पहुंच गई है। दुनिया भर में अब तक कुल मौतों का आंकड़ा 2,58,962 दर्ज किया गया है और 12,50,602 लोगों को सुरक्षित बचाया भी जा सका है। यहाँ बताए गए सारे आंकड़े worldometers.info से लिए गए हैं। तो दोस्तों, आज का यह इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन आपको कैसा लगा, इस बारे में जरूर कमेंट करें। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर खिड़की को सुन रहे हैं, लाइक और शेयर करना ना भूलें। खिड़की के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टैप कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अभी के लिए अभिनव श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात। आप जहां चाहें हमें सुन सकते हैं, खिड़की.com के साथ ही खिड़की के YouTube चैनल और Facebook पेज पर भी। नमस्कार। रेडियो खिड़की, थोड़ी हवा ने दो, थोड़ी आवाजें।